हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स पहले जुड़ा करता था, अब बीपीएससी 68 से क्वालिफाइंग हो गया है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके स्ट्रेटेजी पे, आपने जो पढ़ा है वो कितना काम आएगा, कितना चीज नया पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग होने का क्या मतलब है, क्या इसको अब उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या मैथ के बदले अब कोई दूसरा ऑप्शनल ले लेना चाहिए। कई सारे सवाल आप लोगों के जहन में अभी घूम रहा होगा। बहुत सारे कॉल्स मैसेजेज हमें आप सभी बच्चों के प्राप्त हुए हैं। ये भी जानकर बड़ा दुख हुआ कि सभी लोग हाईली डिसअपॉइंटेड हो गए इस पैटर्न को लेकर। ये जो नए वाले पैटर्न जिसमें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स ही नहीं अब जोड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं, आप लोग से रूबरू होऊंगा और जो सही तरीका है, जो सही मार्गदर्शन है, जो एक सही गाइडेंस है वो आपको दूं ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चे, फर्स्ट चीज है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सो आपका अब क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। इट इज नाउ क्वालिफाइंग इन नेचर। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल जो पहले 300 मार्क्स के होते थे, तो अब क्या हो गया बच्चे, क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। क्वालिफाइंग, ठीक है। क्वालिफाइंग मतलब क्या है, जस्ट आपको इसमें पास होना है, जस्ट आपको इस एग्जाम में अब पास मार्क्स लाना है, पास मार्क्स बस लाना है। जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन मोर और लेस अगर माने जैसे जनरल कैटेगरी का है तो वो 40 नंबर रखा गया है और फुल मार्क्स आउट ऑफ 100, है ना। ये बहुत ही मेजर चेंज हुआ है जिसमें कि इसका मार्क्स अब आपको नॉट काउंटेड इन, विल नॉट बी काउंटेड, विल नॉट बी काउंटेड counted while creating the merit list, creating the merit list। जो मेरिट जो आपका बनेगा उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप 100 में 70 नंबर ला रहे हैं, 40 ला रहे हैं, 42 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का अब ऐड नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं बड़े खुश मिजाज मूड में है कि अब मैथ जैसा नंबर लोग को नहीं आएगा। इसमें भी कई सारे पहलू हैं, मैं किसी सब्जेक्ट पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ना ही किसी स्टूडेंट पे कोई कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन इसका एक बहुत गहरा पहलू है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम बात करें जो कन्वेंशनल पेपर पहले होता था आपका ऑप्शनल पेपर में 300 मार्क्स का, तो मैथ्स में सभी बच्चों का मार्क्स 200 प्लस भी नहीं जाता था। इस बात को ह्यूमैनिटी के जो बच्चे होंगे उन्हें भी इस बात से सहमति रखनी पड़ेगी। हर बच्चा का मैथ ऑप्शनल का भी पहले 200 प्लस नहीं जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के ऑप्शनल के थे, जो सोशियोलॉजी के थे, जो ज्योग्राफी के थे, ज्यादातर जो सीरियस एस्पिरेंट जो तैयारी किए हैं उनका 150 प्लस नंबर होता था। इवन मैथमेटिक्स का अगर मैं कहानी बताऊं तो बच्चे ऐसे भी थे जिसमें कि 40 नंबर भी प्राप्त करते थे 300 में, 50 नंबर भी मैथ्स में जो पीटी पास कर गए हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं, 70 80 80 90 नंबर तक भी लोग लाए हैं। वो ग्रे एरिया था, वो डार्क रीजन था मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, जिसको किसी ने समझने का भी प्रयास नहीं किया। हो हल्ला में एक भेड़ चाल होता है, एक आदमी बोला, दो आदमी बोला तो उसके पीछे सब बोलना शुरू हो गया कि मैथ में नंबर मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। अरे भाई, तो कोई लंगर पे बैठा के वो भोजन थोड़ी करा रहा है आपको। 300 में जो 290 नंबर लाया है वो कौन बंदा है, आपको पहले इसका भी तो गूगल सर्च करना चाहिए। आईआईटीएन लड़का है, आईआईटी का कोचिंग कराता था,
90% सिलेबस उसके खून में एनी टाइम दौड़ता है। तो वो बंदा 290 नंबर लाया, चाहे 280 नंबर, 278 नंबर लाया है, तो कोई पाप नहीं किया है, उतना काम किया है, तब जाके उसको 290 नंबर आया है। इतिहास वाले बच्चों को 160 नंबर लाने का सबसे बड़ा कारण होता था कि वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते थे। ये बात करवा लगे, सच लगे, झूठ लगे, लेकिन इसको आपको बजाना पड़ेगा। जो हमारे ह्यूमैनिटीज के प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए संदेश है कि देखो, कोई लड़ाई नहीं है ये ह्यूमैनिटीज वर्सेस साइंस, साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटीज, मैथ वर्सेस हिस्ट्री, हिस्ट्री वर्सेस इकोनॉमिक्स। ऐसा कोई लड़ाई जो है करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। सबको एक सिलेबस दिया हुआ है, सबका एक प्रीवियस ईयर पैटर्न होता था। आप कितना उस पर मेहनत किए, पहले आप अंदर से पहले पूछो। क्या आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आंसर था, छोटे मोटे जो स्टॉल्स पे नोट्स मिलते हैं, वहां से आपने तैयार करके आप आंसर दिए हो और 180 नंबर प्राप्त किए हो? कि जो मेजर जो टॉपिक था, उसका जो बेस्ट टेक्स्ट बुक था, आपने उस टेक्स्ट बुक को पढ़ा था, या आपके शिक्षक आपको पढ़ाए थे, चाहे वो पढ़ाए थे लेकिन आपने नहीं पढ़ा? तो कारण जानना, जो रूट कॉज एनालिसिस है, वो बहुत कम बच्चे किए हैं। जो किए हैं वो लोग आप फीडबैक में भी देखोगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो फीडबैक मांगा था चेयरमैन साहब ने, उसमें काफी सारे बच्चे, 3000 से ऊपर बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि आपका चेंज न हो पैटर्न, जो पैटर्न है स्टेटस को रहे, वही चीज यथावत रह जाए। सबसे पहले नंबर पे लोग का डिमांड था स्केलिंग हो, लेकिन पता नहीं कौन से माध्यम से हो। और तीसरा नंबर पे जो था, तो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया जाए और इसको मेरिट में काउंट नहीं किया जाए। ये भी एक तीसरे नंबर पे राय था। अब चेयरमैन साहब ने तीसरा नंबर जो राय था, उसी को लेकर इन्होंने पूरा अपना डिसीजन लिया। जो भी डिसीजन आया, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अब सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन में जरूरी होगा, आपके मेरिट लिस्ट में उसका एडिशन नहीं होगा मार्क्स। समझना ये पड़ेगा कि क्या क्वालिफिकेशन भर ही है अब ये कोई भी सब्जेक्ट, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, फिलोसफी है, कोई भी सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो उसको कैसे करना चाहिए? क्वालिफाइंग है तो क्या उसे पल्ला झाड़ लेना चाहिए कि अब तो बस हो गया, अब तो ठीक है? मुझे बड़ा दुख हुआ, काफी सारे लोग ऐसे, मतलब थंबनेल लगाकर, और काफी सारे वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब के भीतर में, आप देखोगे कि ऑप्शनल हट गया, लोग बयान दे रहे हैं कि ऑप्शनल तो हट चुका है और अभी ई ऑप्शन भी हटाना जरूरी है। तो अच्छी बात है, ई ऑप्शनल ई ऑप्शन जो आता है आपका प्रीलिम्स में, उसको हटना चाहिए। लेकिन इस बात पे आप लोग न रहे कि ऑप्शनल आपका हट गया है। आज के इंटरव्यू में भी आप अगर इंटरव्यू देखेंगे चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने बहुत ही जोर देकर बोला है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने क्वालिफाइंग किया है, हटाया नहीं है। ये जो सोच रहे हैं कि लोग हट गया है, तो वो हटा नहीं है, सब्जेक्ट अभी भी है। अभी भी आपको 40 नंबर प्राप्त करना है, तभी आपका कॉपी जांचा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब 40 नंबर ही मात्र लाना है, जिसका मेरिट में भी कोई काउंट नहीं होगा। तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का वैसा ले ले जो हमको जीएस में काम करें। बिल्कुल जेन्युइन सा क्वेश्चन है, सारे लोग के माइंड में आ रहा है। इतिहास से जिसने ग्रेजुएशन किया, जिस बच्चे ने प्रिपरेशन झोंके हुए है अपना बीपीएससी में, जो ज्योग्राफी से किया है, जो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करके आया है, उसको डबल डबल मेहनत लगता था। इस बात को समझो ना समझो, नकारो, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स में 290 नंबर ला रहा है,
उसका मैथमेटिक्स का सिर्फ मैथमेटिक्स में ही उसको फायदा होता है, उसको जीएस में फायदा नहीं होता था। फिर भी वो जीएस में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आया, रैंक 1 हुआ। तो ये कहना कि मैथ वाला टॉप कर जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैथ वाले को ही सिर्फ है सो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ही सिर्फ देकर पास हो जाता है। जीएस भी तो देता था, ऐसे का पेपर उस समय नहीं था। जीएस 1 था, जीएस 2 था, ऑप्शनल का 2 पेपर था, हिंदी था। सारे पेपर में अच्छा प्रदर्शन किया है तभी बंदा है सो रैंक 1 लाता है, रैंक 2 लाता है, रैंक 3, रैंक 5, जो भी आप या तो मेरिट लिस्ट में आता है। जो भी बच्चा क्लियर किया एग्जाम, बहुत मेहनत करता है, रात दिन खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित करता है, तभी जाकर उस मुकाम पर पहुंच पाता है। तो बात आ रही है कि भाई मैथमेटिक्स अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था या आपने पूरा तैयार कर लिया है। कई सारे वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट अभी मिल रहे हैं मुझे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से ही पढ़ चुके हैं सारा कुछ, किसी कारणवश उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन उनका मैटर तैयार है। हिस्ट्री के बच्चे हो, मैथ्स के बच्चे हो, फिजिक्स के बच्चे हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो क्या उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई दूसरा चुन लेना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरा जहां तक राय होगा कि अभी सिचुएशन ऐसे ही बहुत खराब है। खराब इन द सेंस पैटर्न में काफी तब्दीलियां हो रही हैं, हो चुकी भी हैं, समय बहुत कम है। तो एटलीस्ट 68 69 2 साल जो है आपका, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट को ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर आगे तैयार करें। जैसे कि कोई बच्चा अगर इतिहास से ग्रेजुएशन किया है तो उनको इतिहास ही वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहिए। कारण यह है कि वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस होता है। कोई भी वैकल्पिक विषय हो, हिंदी हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन हो, तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट लेकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 40 नंबर का टारगेट करेंगे, सो दैट विल बी एन इजी ऑप्शन फॉर यू। आप आराम से जो है सो काम कर सकते हैं और 40 नंबर उत्तीर्ण भी कर लेंगे। बहुत ज्यादा उसमें आपको डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है किसी कोचिंग संस्थान पर भी। आप अपने से भी जो है सो 40 नंबर का तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि ग्रेजुएशन का ही सिलेबस जो आपका था उसको आपने वैकल्पिक विषय लिया है। लेकिन अगर आप क्रॉस द लाइन खेलना चाहेंगे, लेट अस सपोज कि आपका हिस्ट्री में आपने किया है ग्रेजुएशन और आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ले लेते हैं, ये सोच के कि आपने लक्ष्मीकांत का प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, तो बाबू बहुत बड़ा भूल हो जाएगा। इस बात को आप समझो, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा सो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, आप अपना सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही का वही है, पैटर्न में सिर्फ बदलाव हो रहा है। तो ग्रेजुएशन में जो सिलेबस था वही सिलेबस आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हिस्ट्री में पहले नंबर आ जाता था, आदमी कुछ भी लिख दिया, कुछ थोड़ा बहुत नंबर आ रहा है, लेकिन यहां अब आपको लेयर बाय लेयर स्टडी करना पड़ेगा। 40 नंबर के लिए भी घिस सकता है आपको। अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर विषय आप लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं, क्लियर करने का चांसेस तो है, लेकिन असफल होने का भी चांसेस उसमें बहुत ज्यादा है, अगर आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं किए। अब राइट डायरेक्शन क्या होगा सर? तो राइट डायरेक्शन होगा, अगर जो बच्चा हिस्ट्री का है वो एमए का नेट जेआरएफ का पेपर देखे, चाहे कोई बच्चा मैथमेटिक्स ऑप्शनल का है, उसको मन कर रहा है हम ज्योग्राफी ले ले, तो काइंडली आप ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ का पेपर देखिए। आप ज्योग्राफी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देखिए जो मास्टर्स के लिए होता है,
आप जेएनयू का मास्टर्स का जो पेपर होता है उसको देखिए, अगर आप उसमें 40% अगर आप लेके आ रहे हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मतलब है आपने स्टडी किया हुआ है। हम 2-3 बात कह रहे हैं, इस बात को ध्यान देंगे सभी लोग। पहला आपको देखना होगा नेट जेआरएफ का पेपर, नेट जेआरएफ का, सीएसआईआर और यूजीसी। यूजीसी आपको ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लिए कंडक्ट करती है, ह्यूमैनिटीज के लिए, जिसमें कि आपको इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन उसके साथ ही आता है, फिलोसफी आ जाएगा। बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम अगर बात करें तो सीएसआईआर नेट होता है। वो काफी अच्छा एग्जाम होता है, प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है आपका, एमएचआरडी के भीतर आता है ये सब। और इसी एग्जाम को क्रैक करके बच्चे जेआरएफ का फेलोशिप भी पाते हैं। ठीक है, जेआरएफ का फेलोशिप भी पाते हैं। और जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के भीतर में, जैसे कि अगर हम मान ले दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, ये दोनों काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के भीतर में। यहाँ पे जो इंट्रेंस का जो पेपर होता है, डीयू का इंट्रेंस, काफी समय से इसका भी एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर आप जानते होंगे। एनटीए जेएनयू का भी एग्जाम करा रहा है और डीयू का भी एग्जाम जो है सो करा रहा है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। वो नहीं पूछेगा इतिहास वैकल्पिक सब्जेक्ट में कि बाबू कुंवर सिंह है सो आजादी के समय कहां से नेतृत्व किए थे। वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है। ये क्वेश्चन आपको छठा, सातवां, आठवां का है। तो प्रीलिम्स का आप जो स्टडी किए हो हिस्ट्री, प्रीलिम्स का अगर आप ज्योग्राफी स्टडी किए हो, प्रीलिम्स का पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन किए हैं, उसको बेस बना के ये मिथ नहीं पालिए कि आप कुछ भी लेंगे और 40 नंबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शनल आपको चूज करना होगा ये इस बात पे तय होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, और उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अगर आपने ढंग से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, तो क्या आप नेट जेआरएफ का उसका पेपर जो है उसको आप ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर 40 नंबर नहीं आता है, अगर आप 20 से 25 पर रुक जाते हैं तो बड़ा संदेहास्पद हो जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही फेल हो जाओगे तो लाख आप जीएस अच्छा लिख दो, लाख एसए अच्छा लिख दो, लाख आप पीटी निकाल दो, सिलेक्शन कैसे होगा। ये मैं कोई डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो यथार्थ है उसी से हम आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए। काफी सारे कमेंट हमने देखा यूट्यूब में, अतुल प्रसाद जी का जय हो वैकल्पिक सब्जेक्ट को हटाने के लिए। हटा कहां है भाई, चेयरमैन साहब खुद ही बोल रहे हैं हटा नहीं है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गया है। नहीं हटाएगा कमीशन कभी भी। वो आपके जज्बातों के साथ तब तक खेलेगा जब तक उसका मन करेगा। ये एसए का पेपर आया है तो आपको आसान हो गया ऐसी बात नहीं है। गाय पे लेख लिखने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। एसए का क्या स्टैंडर्ड होता है ये भी आज उन्होंने, अतुल प्रसाद जी ने इंटरव्यू में बजाते बताया है। खोजिए यूट्यूब में उनका इंटरव्यू। एसए के बारे में किसी और दिन बात करेंगे कि एसए क्या होता है, एसए कैसे लिखना चाहिए। एसए में नॉलेज का जरूरत नहीं होता है, क्रिएटिविटी आपका होना चाहिए। जो बेसिक आदमी आप कैसे हो, क्या पर्सनालिटी है, एसए इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू योर इंटरव्यू। इससे में आप जीएस का सामान ठूसोगे तो नंबर काट लेता है यूपीएससी में। इससे बड़ा जेनेरिक सा चीज होता है। इससे और जनरल स्टडीज में काफी डिफरेंस होता है। अगर 5G टेक्नोलॉजी का प्रभाव ह्यूमन लाइफ में क्या पड़ेगा, इसके बारे में अगर आप 5G टेक्नोलॉजी का पूरा आविष्कारक से लेकर पूरा का पूरा चीज आप चिप में उसका कौन सा आईसी लगता है, कहां से कितना एम्पियर का करंट निकलता है, कितना वोल्टेज होता है दो ट्रांजिस्टर के बीच में, नॉलेज आपका ठीक है, पूरा साइंस आप जानते हो, यू आर अ साइंटिस्ट,
बट इफ यू विल पुट दोज स्टफ्स देयर, फिर तो वही बात हो गई, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। एक बात समझना होगा आपको कि इससे जो होता है सो बड़ा जेनेरिक चीज होता है। वो एक ऐसा होना चाहिए जो 10वीं पास का जो बच्चा है वो भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। इससे जो चेक करता है सो मोस्टली आपका लैंग्वेज पेपर का टीचर कॉपी चेक करेगा। इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर चेक करेगा। हो सकता है कि वो इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ हो, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है कुछ भी। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अगर कुछ पूछा, डिजास्टर का, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के भीतर में आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है, क्या उसका गवर्निंग काउंसिल होता है, कौन चेयरमैन होता है, ये सारा चीज ठूस दोगे तो फिर नंबर काट लेता है। बात करना यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, इससे कैसे लिखते हैं। कई सारे टीचर का हम वीडियो देख रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं कि एसए में जो है सो आपको सब्जेक्ट का मैटर आप डाल दो पूरा, आपको नंबर मिल जाएगा। दैट इज रॉन्ग गाइडेंस। इससे इज अ वेरी जेनेरिक थिंग, वो आपके भीतर से निकलता है। क्रिएटिव क्या सोच रहे हो आप क्या क्रिएटिव आपके अंदर में है, वो तो रटा रटाया जी लिखोगे काट देगा। बहुत बड़ा एवेन्यू खुल चुका है बीपीएससी के तरफ। 300 नंबर में आपको 110 नंबर भी दे सकता है। पहले ऑप्शनल में आप 160 पा रहे थे, 300 नंबर में किसी को 270 नंबर भी आ सकता है। पहले भी वो 290 नंबर ला रहा था। इससे इज वेरी डिफरेंट थिंग। इससे को आपको अलग ढंग से समझना पड़ेगा। कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे एस्से का टाइप्स क्या होता है, कैसे एस्से लिखना चाहिए, कितना क्रिएटिविटी आपके अंदर भरा हुआ है, कितने डायमेंशंस आप ला सकते हैं। इससे में आप वो चीज भी लिख सकते हो जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भी नंबर मिलेगा आपको। और इससे में अगर आप वो भी चीज लिखोगे जो उसका रिसर्च कैसे हो रहा है, एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आया तो नंबर काट लेगा। ऐसे के भीतर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई सारे डायमेंशंस होते हैं। पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर कोई ऐसे पढ़ता है, चाय का चुस्की लेना शुरू किया और आपका ऐसे का कॉपी जांचना शुरू किया, तो उसके चाय पीने में व्यग्र डालोगे अगर, नंबर काट लेगा। संक्षेप में हम कहना चाहेंगे कि ऐसे के लिए आपको नॉलेज भी जरूरत है, आपके अंदर क्रिएटिविटी का भी जरूरत है, और आपको लिखने का प्रैक्टिस भी जरूरत है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और उस सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ का पेपर, जेएनयू का पेपर, डीयू का पेपर, ये सारे को देखकर एनालाइज करिए कि क्या आप उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही फेल हो जाएंगे, 40 नंबर क्रॉस नहीं करेंगे, तो बाकी सारे तैयारी का कोई मायने नहीं रखता है। साथ ही साथ हम आपको सलाह देंगे कि अभी आप 1 महीना प्रीलिम्स बीपीएससी 68 के लिए फोकस करें और उस फोकस के साथ अपना पढ़ाई स्टडी शुरू करें। जो चीज और चेंजेज आएंगे, जैसा कि कमीशन के चेयरमैन साहब आज थोड़ा हिंट भी दिए हैं कि कुछ और मॉडिफिकेशन हम लेकर आएंगे, उन चीजों को भी आप प्रीलिम्स के बाद देख पाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। काफी सारे चेंजेज हुए हैं, सभी लोग इफेक्ट हुए हैं, आप लोग का भी इफेक्ट होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि पेपर तो आप ही को देना है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।